सुहानी रेलिंग से नीचे गिर जाती है और वो जोर से चीख पड़ती है। आज सुहानी को लगा था कि वो नीचे गिरकर मर ही जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो हवा में लटकी है और किसी ने छत के सहारे उसका हाथ पकड़ लिया है। सुहानी छत से ऊपर देखती है। वहां एक आदमी था। वो वही आदमी था जो सुहानी पर नजर रखता था। वो आदमी सुहानी से कहता है, डरो मत, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। ये कहकर वो आदमी सुहानी को ऊपर खींचना शुरू कर देता है। तभी निशा भी वहां आ जाती है और सुहानी को खींचने में उस आदमी की मदद करने लगती है। अब सुहानी का एक हाथ उस आदमी ने पकड़ा था और दूसरा निशा ने। कुछ ही देर में सुहानी ऊपर आ जाती है। वो तीनों उस छत के फ्लोर पर घुटने के बल बैठे हाफ रहे थे। वो आदमी हाफते हुए सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो ना? उस आदमी के ये कहते ही सुहानी सब कुछ भूलकर उसे गौर से देखने लगती है और कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, मुझे जाना होगा, हॉस्टल के बाकी लोग यहाँ आ रहे हैं। ये कहकर वो आदमी वहां से भाग जाता है और हॉस्टल की पाइप से नीचे उतर जाता है। इससे पहले कि निशा और सुहानी कुछ समझ पाते, वो आदमी वहां से जा चुका था। सुहानी परेशान होकर निशा से कहती है, निशा, मैंने इन्हें कहीं देखा है। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, सुहानी, तू इस वक्त शौक में है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। सुहानी झल्लाकर कहती है, नहीं यार, मैंने इन्हें कब और कहाँ देखा है ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पक्का इन्हें कई बार देखा है। निशा भी ऊंची आवाज में कहती है, अरे देखा है तो कहाँ देखा है? सुहानी कुछ देर तक बेचैन होकर सोचने लगती है और फिर एकदम से शांत हो जाती है। सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, अपने सपने में? निशा कंफ्यूज होकर कहती है, तेरे सपने में? निशा इतना ही कह पाई थी, तभी वहां हॉस्टल वार्डन और कुछ लड़कियां आ जाती हैं। सुहानी जब छत की रेलिंग से नीचे गिर रही थी, तब उसकी चीख निकल गई थी। उसी चीख को सुनकर हॉस्टल में कुछ लोगों की नींद खुल गई थी। वो सब भागते हुए छत पर आ गए। वो सब निशा और सुहानी को ऐसे फ्लोर पर बैठे देखकर चौंक जाती हैं और फौरन निशा और सुहानी के पास आ जाती हैं। निशा और सुहानी फ्लोर पर बैठी थी और सुहानी के एक हाथ में कुछ खरोंचे थी। छत से गिरते हुए उसे कुछ चोट लग गई थी। ये सब देखकर वार्डन बौखलाहट के साथ कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और अभी यहाँ से किसकी चीखने की आवाज आई थी? सुहानी वार्डन के सवाल पर खामोश रहती है। निशा बात को संभालते हुए कहती है, वो मैम, क्या है ना, मुझे और सुहानी को नींद नहीं आ रही थी, तो हम दोनों छत पर वॉक करने आ गए। हम बस वॉक कर ही रहे थे, सुहानी का पैर फिसल गया और वो फ्लोर पर गिर गई, इसलिए उसकी चीख निकल गई। निशा की बात सुनते ही वार्डन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो झल्लाते हुए उन दोनों से कहती है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो रात के 3 बजे छत पर वॉक करने आई थी? तुम्हें नहीं पता कि आए दिन शहर में लोगों की मौतें हो रही हैं? एक तो आधी रात को छत पर आ गई और इस तरह से चीख कर लोगों को डरा रही हो। सुहानी और निशा अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती, वो बस अपना सर झुकाए बैठे रहते हैं। वार्डन बड़ी सख्ती के साथ आगे कहती है, अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ और दोबारा रात में छत पर दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वार्डन के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद वार्डन अपने आसपास देखती है। रात के वक्त बाहर का माहौल बहुत डरावना लग रहा था। वार्डन भी घबराकर बाकी लड़कियों के साथ नीचे चली जाती है। कमरे में आने के बाद निशा सुहानी को उसके बेड पर बिठाती है। फिर फर्स्ट एड किट से दवा निकालकर सुहानी के हाथ में लगाती है। दवा लगाते हुए निशा सुहानी को देखती है। सुहानी अभी भी बहुत डरी हुई और कंफ्यूज लग रही थी। निशा सुहानी से कहती है, सुहानी, जो आज छत पर हुआ वो सब क्या था? तू छत पर क्यों लटक रही थी और वो आदमी कौन था? सुहानी ना में सर हिलाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं तो बस यहाँ सो रही थी। जब मेरी नींद खुली तो मैं छत की रेलिंग पर खड़ी थी।
निशा हैरानी से लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? सुहानी आगे कहती है, हाँ, खुद को वहां देखकर मैं डर गई थी, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गई। फिर पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तभी तू वहां आ गई। निशा कहती है, तो तू ये क्यों बोल रही थी कि तूने उस आदमी को सपने में देखा है? क्या तू उसे जानती है? सुहानी अपना सर पकड़कर कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसको जानती हूँ, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे सपने में जो विजुअल्स दिखते हैं, शायद उसमें मैंने इस आदमी को देखा है। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, तू उस आदमी को जानती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी पक्का तुझे जानता है, तभी तो वो इतनी रात को तुझे बचाने आ गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पे वो गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा था। निशा की ये बात सुनकर सुहानी खामोश ही रहती है, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर शांत रहने के बाद निशा कहती है, सुहानी, क्या तू इससे पहले कभी शिमला आई थी? सुहानी कहती है, नहीं यार, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले मैं कभी शिमला नहीं आई। निशा सीरियस होकर कहती है, सुहानी, मुझे लगता है कि तेरा इस शहर से पहले से ही कोई कनेक्शन है। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, नहीं निशा, मैं शिमला कुछ महीने पहले ही तो आई हूँ और हमारे कोई रिलेटिव भी यहाँ नहीं रहते। यहाँ से मेरा क्या कनेक्शन होगा? निशा सुहानी की आंखों में देखते हुए कहती है, सुहानी, तुझे याद है जब हम सना को ढूंढने के लिए सिंघानिया मेंशन गए थे? सुहानी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, मुझे याद है। तो निशा आगे कहती है, तो जब हम उस रात वहां गए थे तो उस मेंशन के किसी भी रूम में हमें सना नहीं मिली थी और हम वहां से बाहर निकलने वाले थे। तभी तूने अचानक से कहा था कि उस पहले वाले रूम के नीचे एक तहखाना है। अगर तू पहले शिमला आई ही नहीं है तो तुझे कैसे पता कि सिंघानिया मेंशन में एक तहखाना है और वो कहाँ है? निशा की ये बात सुनकर सुहानी सकते में आ जाती है और वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। निशा भी शांत होकर सुहानी के जवाब का इंतजार करने लगती है। सुहानी डर और कंफ्यूजन के साथ कहती है, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मैं उस तहखाने के बारे में कैसे जानती हूँ। उस वक्त मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया और मैंने ऐसा कह दिया। निशा कहती है, सुहानी, हो सकता है कि तू अपने मेमोरी लॉस से पहले कभी शिमला आई हो। और इससे आगे निशा कुछ नहीं कहती। उसे भी पता था कि अभी कुछ भी अंदाजा लगाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद सुहानी कहती है, चल यार, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सो जाते हैं। कल पद्मिनी के ऑफिस में सर्च ऑपरेशन भी करना है। निशा भी सुहानी की बात से सहमत होती है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की हर अजीब चीज पद्मिनी सिंघानिया से जुड़ी है। ये तो तय है कि पद्मिनी और उस साई का सॉलिड कनेक्शन है। अब कल जाकर देखते हैं कि हमारे हाथ कुछ लगता है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह सुहानी और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े थे। वो दोनों काफी नर्वस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में निशा उनके पास आ जाती है। सुहानी निशा से कहती है, तो कहाँ चली गई थी? निशा हड़बड़ाते हुए कहती है, वो सब छोड़ो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, हमारे पास टाइम कम है। ये कहकर निशा सुहानी और विवेक का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाती है। ना चाहते हुए भी विवेक और सुहानी को निशा के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो तीनों दबे पांव पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस के पास पहुंचते हैं। वो तीनों फिर से उसी दीवार की आड़ से ऑफिस को देखने लगते हैं। वहां अभी भी वो गार्ड ड्यूटी पर था। वो इस वक्त एक चेयर पर बैठकर चाय पी रहा था। उसे देखकर विवेक चिढ़ते हुए कहता है, इस गार्ड के रहते हम ऑफिस के अंदर कैसे जाएंगे? सुहानी भी यही सोच रही थी, लेकिन निशा रिलैक्स होकर कहती है, तुम लोग बहुत जल्दी पैनिक करने लगते हो, 2 मिनट शांत होकर सामने देखो। विवेक और सुहानी चुपचाप उस गार्ड को देखने लगते हैं।
कुछ ही देर बाद वो गार्ड थोड़ा परेशान होकर वहां से चला जाता है। गार्ड को वहां से जाते देख विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। विवेक निशा को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, निशा, तुमने उस गार्ड के साथ क्या किया है? निशा अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। विवेक अपनी बात पर जोर देकर कहता है, तुमने पक्का कुछ तो किया है, वरना वो गार्ड ऐसे परेशान होकर नहीं जाता। निशा शरारत भरी मुस्कान के साथ सुहानी और विवेक से कहती है, वो मैंने उस गार्ड की चाय में लूज मोशन की दवा मिला दी थी। अब वो सारा दिन टॉयलेट में ही रहेगा और हम आराम से पद्मिनी के ऑफिस की तलाशी ले सकते हैं। सुहानी निशा पर गुस्सा करते हुए कहती है, निशा, तू पागल है क्या? अपना काम निकालने के लिए उस बेचारे गार्ड की तबीयत खराब करने की क्या जरूरत थी? विवेक भी सुहानी से सहमत होकर कहता है, हाँ निशा, अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? निशा उन दोनों की बातों से चिढ़ते हुए कहती है, मैंने उसकी चाय में लूज मोशन की दवा लिमिट में डाली है, और दूसरी बात, तुम लोगों के पास इससे बेहतर कोई आइडिया था क्या? निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी कुछ भी नहीं कहते। उन्हें खामोश देखकर निशा आगे कहती है, अब चलो, टाइम कम है हमारे पास। ये सुनते ही सुहानी पद्मिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। तभी निशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, सुहानी, 1 मिनट रुक। निशा अपने बैग से एक गुलेल निकालती है और उस पर एक पत्थर लगाती है। सुहानी और विवेक मुंह बनाकर निशा को देखने लगते हैं। उन्हें कभी भी निशा की हरकतें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो दोनों निशा से कोई सवाल नहीं करते। अगले ही पल निशा दीवार की आड़ लेकर पद्मिनी के ऑफिस के दरवाजे की तरफ निशाना लगा देती है। जैसे ही निशा पत्थर को गुलेल से छोड़ती है, सुहानी और विवेक भी दीवार से झांकते हुए पद्मिनी के ऑफिस को देखते हैं। उसके ऑफिस के दरवाजे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसे निशा ने गुलेल से मारकर तोड़ दिया था। अब फिर से वो दोनों निशा को गुस्से से देखने लगते हैं। निशा उन दोनों की नाराजगी इग्नोर करके पद्मिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए कहती है, कम ऑन, इससे अच्छा आइडिया नहीं था तुम दोनों के पास। इस बार विवेक और सुहानी भी निशा की बात से सहमत होते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो तीनों पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। पद्मिनी का ऑफिस बहुत बड़ा था। ऑफिस के अंदर का एक एक सामान बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रखा हुआ था। वो तीनों घूमते हुए ऑफिस को हर तरफ से देखने लगते हैं। तभी विवेक की नजर पद्मिनी के डेस्क पर रखे बॉल साइज के एक पेपर वेट पर जाती है। उसे देखते हुए विवेक कहता है, इसे देखो, इस पेपर वेट के अंदर कुछ दिख रहा है ना? निशा और सुहानी भी उस पेपर वेट को देखते हैं। वो दोनों भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसा क्या था उस पेपर वेट में? क्या सुहानी, निशा और विवेक इस बार पद्मिनी के सच का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। निशा उस पेपर वेट को देखते हुए कहती है, यार, इसमें तो विशिंग बेल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने रोड पर कोई कैमरा लगा है और ये पेपर वेट उनका मॉनिटर है। देखो, इसमें तो विशिंग बेल के आसपास के पेड़ पत्ते भी हिल रहे हैं। ये कहते हुए निशा उस पेपर वेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जिसे देख विवेक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, निशा, हमें पता नहीं ये क्या चीज है, इसे हाथ मत लगाओ। सुहानी उन दोनों को टोकते हुए कहती है, गाइस, जो काम करने आए हैं पहले वो कर लें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। फिर वो तीनों अपने काम में लग जाते हैं। वो तीनों ऑफिस के अलग अलग स्पेस पर जाकर डॉक्यूमेंट्स चेक करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक ऑफिस की तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। विवेक थक कर कहता है, यार, यहाँ तो उस पद्मिनी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। विवेक की बात सुनकर सुहानी भी फाइल्स देखना बंद कर देती है और कहती है, मेरा भी हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। निशा विवेक और सुहानी की बातों पर ध्यान दिए बिना लगातार फाइल्स चेक कर रही थी। उसे इतना ध्यान से फाइल्स चेक करते हुए देख विवेक कहता है, निशा, तुम्हें कुछ मिला क्या? निशा अब भी विवेक के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है।
तभी ऑफिस के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये आवाज सुनकर विवेक, निशा और सुहानी घबरा जाते हैं और जल्दी से सभी फाइल्स को वापस अंदर रखने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद ऑफिस के बाहर से उस गार्ड की आवाज आती है। कोई अंदर है क्या? गार्ड की आवाज सुनकर सुहानी और उसके दोस्त और भी डर जाते हैं। वो तीनों उस कमरे के चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी निशा की नजर एक खिड़की पर पड़ती है। वो उस खिड़की की तरफ इशारा करते हुए सुहानी और विवेक से कहती है, जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। अगले ही पल वो तीनों खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। इधर गार्ड को शक हो जाता है कि कमरे के अंदर जरूर कोई है। चेक करने के लिए वो गार्ड अपने पैंट के पॉकेट में ऑफिस की चाबी ढूंढता है। दूसरी तरफ विवेक ऑफिस के अंदर की वो खिड़की खोल देता है और फौरन खिड़की से कूदकर बाहर चला जाता है। विवेक के बाद निशा और उसके बाद सुहानी खिड़की से कूदकर ऑफिस से बाहर आ जाती हैं। जैसे ही वो खिड़की बंद करते हैं, वो गार्ड ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। गार्ड हैरान होकर कहता है, अभी अभी तो यहाँ से आवाजें आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो तीनों छुपते हुए कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों एक कैफे में बैठे थे। तीनों के हाथ में कॉफी का एक एक मग था। विवेक और सुहानी अपना मुंह लटका कर बैठे कुछ सोच रहे हैं, जबकि निशा अपना मोबाइल चला रही है। विवेक उदास होकर कहता है, हमें फिर से उस पद्मिनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हर बार जब ऐसा लगता है कि हम सच के करीब हैं, तभी हम फिर से जीरो पर आ जाते हैं। सुहानी विवेक की बातों से सहमत होकर कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी उस साए के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। निशा अब भी उन दोनों की बात पर बिना ध्यान दिए अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विवेक और सुहानी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। विवेक इरिटेट होकर निशा से मोबाइल छीन लेता है और कहता है, निशा, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ हम दोनों परेशान हैं कि हमें कुछ नहीं मिला और तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है। निशा चिढ़ते हुए विवेक से अपना मोबाइल वापस लेती है और कहती है, हम नहीं, तुम दोनों को कुछ नहीं मिला कहो। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या मतलब? निशा सुहानी के सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मुझे तो लगता है कि मेरे हाथ जैकपॉट लग गया है। सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। विवेक कहता है, जैकपॉट लग गया मतलब? निशा अपना मोबाइल उन दोनों के सामने लाते हुए कहती है, हमारा शक सही था, पद्मिनी सिंघानिया नहीं है। विवेक और सुहानी अपना मुंह बनाकर एक साथ कहते हैं, क्या? निशा अपनी गलती सुधार कर फिर से कहती है, मेरा मतलब है ये पद्मिनी सिंघानिया रियल पद्मिनी सिंघानिया नहीं है, ये एक फेक आइडेंटिटी के साथ शिमला में रह रही है। विवेक बौखलाहट के साथ कहता है, मतलब कोई पद्मिनी सिंघानिया है ही नहीं जो लंदन से इंडिया आई थी। निशा विवेक को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे नहीं, पद्मिनी सिंघानिया रियल में है, लेकिन ये वो पद्मिनी सिंघानिया नहीं है। निशा की बातें सुनकर विवेक इरिटेट हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम साफ साफ नहीं बता सकती कि तुम्हें मिला क्या है? विवेक के साथ सुहानी को भी निशा की बात समझ नहीं आ रही थी। वो भी निशा से कहती है, हाँ निशा, तो आराम से बता कि तुझे क्या मिला है जो तू इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि पद्मिनी की आइडेंटिटी फेक है। निशा एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, तुम दोनों मेरे पास आओ और मेरे मोबाइल को देखो। सुहानी और विवेक निशा के पास जाकर बैठ जाते हैं और निशा के हाथ में रखे मोबाइल को देखने लगते हैं। निशा उन्हें अपना मोबाइल दिखाते हुए आगे कहती है, ये देखो, मुझे पद्मिनी के ऑफिस में कुछ पुराने फाइल्स मिले थे जिन्हें पढ़ने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने उन सबकी फोटोज ले ली थी। विवेक निशा से इम्प्रेस होकर कहता है, वाह यार, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? निशा कहती है, क्योंकि तुम इडियट हो। अब तुम दोनों बीच में नहीं बोलोगे जब तक मैं अपनी पूरी बात नहीं कर लेती। सुहानी और विवेक खामोश हो जाते हैं। निशा अपनी बात शुरू करती है। वो अपने मोबाइल से उन दोनों को कुछ फोटोज दिखाते हुए कहती है, इसे ध्यान से देखो,
ये रियल पद्मिनी सिंघानिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें इस पद्मिनी के नहीं बल्कि किसी और के फोटोज लगे हुए हैं। सुहानी और विवेक उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। निशा आगे कहती है, अब अगर हम इन पुराने डॉक्यूमेंट्स और इस पद्मिनी के डॉक्यूमेंट्स को साथ में देखते हैं तो दोनों में हर चीज सेम है सिवाय उनकी फोटो के। सुहानी आगे कहती है, इसका मतलब इस पद्मिनी ने किसी पद्मिनी सिंघानिया के सारे डॉक्यूमेंट से उसके फोटोज हटाकर अपने फोटोज लगवा लिए हैं और उसकी आइडेंटिटी को अपना बताकर इतने सालों से शिमला में रह रही है। निशा एक चैन की सांस लेकर कहती है, एग्जैक्टली और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से रियल पद्मिनी के आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसीलिए ये काम फेक पद्मिनी के लिए और भी आसान हो गया और जो मुश्किलें उसके सामने आई होंगी उसे उसने अपने पावर और पैसे से सॉल्व कर लिया होगा। विवेक निशा को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यार लेकिन ये कैसे पॉसिबल है और किसी और की आइडेंटिटी लेना या गलत आइडेंटिटी के साथ रहना इतना भी आसान नहीं होता है। निशा कहती है, विवेक तुमने स्लीपर सेल्स के बारे में नहीं सुना है क्या? वो लोग भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं, तो पद्मिनी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? और मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास इस बात का प्रूफ है और ये प्रूफ मुझे पद्मिनी के ऑफिस से ही मिला है। हमारे कॉलेज की ट्रस्टी किसी और पद्मिनी सिंघानिया की आइडेंटिटी के साथ सालों से शिमला में रह रही है। सुहानी निशा की बात से सहमत होकर कहती है, निशा सही कह रही है, इस बात का प्रूफ तो हमारे सामने ही है कि पद्मिनी सच में पद्मिनी सिंघानिया नहीं है, ये कोई और ही है जो कई सालों से यहाँ फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही है। सुहानी की बात खत्म होते ही निशा कहती है, अगर ये सच में पद्मिनी सिंघानिया नहीं है तो फिर असली पद्मिनी सिंघानिया कहाँ है? विवेक कहता है, लेकिन इस पद्मिनी को किसी और के आइडेंटिटी के साथ रहने की क्या जरूरत है? कहीं सच में वो विशिंग वेल वाला साया हमारे कॉलेज की ट्रस्टी पद्मिनी ही तो नहीं है? सुहानी, निशा और विवेक खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पद्मिनी का डर साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद सुहानी कुछ हिचकिचाहट के साथ विवेक से कहती है, विवेक मुझे काफी वक्त से तुमसे एक बात पूछनी थी। निशा क्यूरियस होकर सुहानी को देखती है। वो जानना चाहती थी कि सुहानी विवेक से ऐसा क्या पूछना चाहती है कि वो इतना नर्वस हो रही है। सुहानी की बात सुनकर विवेक कुछ देर खामोश रहता है, फिर सीरियस होकर कहता है, सुहानी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। विवेक मायूसी के साथ अपनी नजरें झुका लेता है। निशा क्यूरियस होकर विवेक को देखने लगती है। वो सोचती है कि सुहानी और विवेक किस कोड वर्ड में बात कर रही हैं, जो उसे समझ नहीं आ रही है। वो एक बार विवेक को और एक बार सुहानी को देखने लगती है। सुहानी अब भी विवेक को ही देख रही है। दोनों के इस तरह खामोश रहने से इरिटेट होकर निशा कहती है, यार मुझसे अब ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो भी पूछना है जल्दी पूछो, 5-6 घंटे बाद ये कैफे बंद हो जाएगा। विवेक एक गहरी सांस लेते हुए सुहानी को देखता है और कहता है, तुम यही जानना चाहती हो ना कि उस साई ने मेरे मॉम डैड को कब और कैसे मारा था? विवेक के सवाल पर सुहानी कुछ कहती नहीं, बस उदासी के साथ हाँ में अपना सर हिला देती है। निशा भी ये सुनकर उदास हो जाती है। वो जानती थी कि ये सवाल विवेक को दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वो हमदर्दी के साथ विवेक के कंधे पर हाथ रखती है। निशा के हाथ रखते ही विवेक की आंखें भर आती हैं। विवेक की ये हालत देखकर सुहानी कहती है, इट्स ओके, तुम नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं। विवेक अब भी नम आंखों से अपनी नजरें झुकाए रहता है। ये देखकर निशा सुहानी से कहती है, सुहानी विवेक को उस सदमे से निकलने में कई साल लग गए थे। इसे आज भी उस भयानक रात के सपने आते हैं और ये उस रात के बारे में किसी से भी बात नहीं करता। सुहानी को अब अपने सवाल पर पछतावा होने लगा था। वो विवेक को हर्ट नहीं करना चाहती थी। निशा आगे कहती है, लेकिन तू उस रात के बारे में क्यों जानना चाहती है? सुहानी शर्मिंदगी के साथ कहती है, निशा हम उस साय से लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अभी हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि पद्मिनी ही वो साया है।
लेकिन कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। और 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि पद्मिनी ही वो साया है, फिर भी हम पद्मिनी के बारे में भी कुछ नहीं जानते। मैं बस उस साये को और अच्छे से जानना चाहती हूँ। शायद तभी हमें आगे का कोई क्लू मिले। निशा भी सुहानी की बात से सहमत थी, लेकिन वो विवेक से उस रात की बात शेयर करने के लिए नहीं कह पाती। विवेक खुद को संभालते हुए कहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। विवेक के ऐसा कहने पर सुहानी और निशा क्यूरियस होकर उसे देखने लगते हैं। विवेक कहता है, बात आज से कुछ 10-11 साल पहले की है। तब मैं प्राइमरी स्कूल में था। उस वक्त हमारे घर में मैं, मम्मी और पापा रहते थे। मेरे पापा तब मिस्टर सक्सेना के पीए थे। सुहानी विवेक को बीच में ही टोकते हुए कहती है, विवेक, मिस्टर सक्सेना कौन है? विवेक जवाब देते हुए कहता है, मिस्टर सक्सेना शिमला के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। ये तब की बात है जब युवराज सर के पापा यशवंत दीवान का बिजनेस सेट नहीं हुआ था। सुहानी विवेक से अपना अगला सवाल करती है, तो ये मिस्टर सक्सेना अब कहाँ रहते हैं? विवेक अफसोस के साथ कहता है, अब वो नहीं रहे। कुछ साल पहले मिस्टर महेश सक्सेना शिमला के सबसे रिच और पावरफुल इंसान थे। वो यहाँ अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा एडमिशन उसी स्कूल में कराया था जहाँ उनकी बेटी पढ़ती थी। उनकी बेटी शिविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों एक ही क्लास में साथ पढ़ते थे। निशा सवाल करती है, विवेक, अब उनकी फैमिली कहाँ रहती है? विवेक फिर से मायूस होकर कहता है, उनकी फैमिली भी अब नहीं रही। कुछ साल पहले पता नहीं कैसे पर मिस्टर सक्सेना की वाइफ की डेथ हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद मिस्टर सक्सेना और शिविका की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सुहानी और निशा ये सुनकर चौंक जाते हैं और सवालिया नजरों से विवेक को देखने लगते हैं। क्या है विवेक के मॉम डैड की मौत का राज? क्या हुआ था मिस्टर सक्सेना की फैमिली के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिस्टर सक्सेना की फैमिली